हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। अब तक हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करा? अब तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये समझा कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन किस तरीके से दोनों इंटरलिंक्ड है। हमने ये समझा कि इलेक्शन, सारे के सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं जिसमें हमने इंडिया को समझा। साथ ही साथ कुछ ऐसे इलेक्शंस भी होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं, जिसमें हमने चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसमें हमने रशिया का एग्जाम्पल लिया था, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद हमने ये भी समझा था कि भारत में जो इलेक्शन है, उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है और इंश्योर करता है कि हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में इंडिया में जो मेथड ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया गया है, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हम समझेंगे कि क्या अलग अलग मेथड ऑफ इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, इंडिया में जो मेथड ऑफ इलेक्शन है जिसका नाम है FPTP, हम उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये वीडियो पूरा का पूरा उसी से ही जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन? अलग अलग मेथड्स ऑफ इलेक्शन होते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीक़ों से लोगों को इलेक्ट किया जाता है। अलग अलग तरीके से काउंटिंग ऑफ वोट करी जाती है। तो वो अलग अलग मेथड्स क्या है, ठीक है, हम उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? अब जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि इस चीज़ के बारे में अगर हम ये सोचें कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन क्या है, इसके बारे में अगर हम सोचें तो आप ये सोच सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये लिखने की क्या ज़रूरत थी कि कैसे वोट्स को काउंट किया जाएगा और किस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा, है ना? सो यू मे हैव वंडर्ड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू राइट डाउन हाउ द वोट्स आर टू बी काउंटेड एंड हाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ है। हमें पता है कि जैसे ही पता चल जाता है कि इलेक्शन होना है, उस तारीख के दिन क्या होता है, लोग जाते हैं अपने आसपास के स्कूल्स वगैरह में, जहाँ पर पोलिंग बूथ्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं, वोट करते हैं। वोट करने के बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाती है वो जीत जाता है। ये तो बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की क्या ज़रूरत थी फिर? है कि नहीं? दिमाग में आएगा इस चीज़ का क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिमाग में उठेगा। बट ये चीज़ इतनी ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि केवल एक ही तरीका नहीं है, केवल यही तरीका नहीं है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वही जीतेगा, ठीक है? दुनिया में अलग अलग तरीके भी है। ये जो तरीका है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीतेगा, ये इंडिया में फॉलो हो रहा है, और इसी सिस्टम को हम कहते हैं FPTP सिस्टम। ये क्या है, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बट यहाँ पर पहले एक बार थोड़ा सा रीड करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया? द कैंडिडेट्स हु गेट द हाईएस्ट वोट गेट्स इलेक्टेड, दैट इज़ व्हाट इलेक्शंस आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाई डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट, है ना? तो हमें क्यों सोचने की ज़रूरत है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल बात नहीं है। केवल इतना नहीं है, और भी बहुत सारे अदर मेथड्स हैं जो हमें समझने होंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अलग अलग तरीके क्या है, वो अलग अलग मेथड्स क्या है, जो हम कह रहे हैं ना कि बार बार कि दुनिया में अलग अलग मेथड्स है, तो वो अलग अलग मेथड्स क्या है, ठीक है? किस तरीके से लोग अपने चॉइसेस को डिसाइड करते हैं, और किस तरीके से अपने प्रेफरेंसेस को वो चूज़ करते हैं, और किस तरीके से फाइनली जो वोटिंग होती है, जितने भी वोट दिए जाते हैं, किस तरीके से वो काउंट किए जाते हैं। ऐसा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से, ये जो सिस्टम है, जो मेथड्स ऑफ इलेक्शन है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के होने की वजह से जो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट है वो बदल सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं बिगर पार्टीज़ को, ठीक है? जैसे कि इंडिया में जो सिस्टम है वो भी क्या कर रहा है, वो बिगर पार्टीज़ को फेवर कर रहा है। एंड सम रूल्स कैन हेल्प द स्मॉलर प्लेयर। दूसरा जो सिस्टम है, जो दूसरा सिस्टम आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, वो सिस्टम क्या कर रहा है? स्मॉलर प्लेयर्स को फेवर करता है। सिमिलरली कुछ रूल्स क्या करेंगे? मेजॉरिटी को फेवर करेंगे, मेजॉरिटी कम्युनिटी को। एंड कुछ रूल्स क्या करेंगे? माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पूरे चैप्टर में पहले सिस्टम को पढ़ना है, जो कि हमारा सिस्टम है FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पहले हम उसको समझेंगे कि ये किस तरीके से हमारे कैंडिडेट्स को इलेक्ट करता है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, पहले हम उसको समझेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे सिस्टम को पढ़ेंगे, जो कि है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें समझेंगे कि चीज़ें किस तरीके से इलेक्ट हो रही है, और फिर फाइनली जा करके कंपैरिजन करेंगे और दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे। इससे हमारा जो पूरा टॉपिक है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, वो हमें समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो FPTP सिस्टम है, हम उसको समझेंगे। तो नाम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नाम क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक न्यूज़पेपर में क्या दिया हुआ है, क्लिपिंग दी हुई है, ठीक है? रीड करते हैं।
पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला है। बहुमत का मतलब क्या है? मेजॉरिटी मिल गई है, ठीक है, 3/4 मेजॉरिटी मिल गई है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? और पहली बार ये कौन से इंसिडेंट की बात करी गई है? तो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। आराम से समझेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, दिमाग के ऊपर से जाए, बट हर चीज़ को सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन किया जाएगा और बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। बस समझते चलना। तो न्यूज़पेपर में जो हमने अभी चीज़ पढ़ी वो क्या है? इट टॉक्स ऑफ वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी। वो क्या है? वो है लोकसभा का इलेक्शन। 1984 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर विनिंग 415 सीट्स आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स। कितनी लोकसभा सीट होती है? 543। कितनी जीती? 415 सीट्स जीती है, यानी कि मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। 80% से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीत ली। कब जीती? 1984 के इलेक्शन में, ठीक है। एंड सच अ विक्ट्री वॉज नेवर अचीव्ड बाय एनी पार्टी इन द लोकसभा। ऐसी विक्ट्री, इतनी ज़्यादा सीटें, 80% सीटें आज तक किसी पार्टी ने नहीं जीती थी। मतलब 1984 के टाइम पीरियड तक किसी पार्टी ने इतनी सीटें नहीं जीती थी। वॉट डिड दिस इलेक्शन शो? ये इलेक्शन हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ दिखा रहे हैं ना, वही सिस्टम है हमारा FPTP सिस्टम। अब हम FPTP सिस्टम की तरफ जंप करते हैं। तो हमने एक कंडीशन पढ़ा, हम एक केस स्टडी पढ़ रहे हैं 1984 के इलेक्शन की। इससे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जो मेथड ऑफ इलेक्शन है, वो किस तरीके से इलेक्टेड कैंडिडेट्स को चूज़ करता है। The Congress party won 4/5 of the seat. Does it mean that 4 out of every 5 Indian voters voted for the Congress party? यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि 4/5 ऑफ द सीट्स जीती, मतलब क्या है? 4/5 का मतलब क्या हो गया? 80% सीटें कांग्रेस ने जीती है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर 5 भारतीयों में से जितने लोगों ने वोट करी, हर 5 वोटर में से हर 4 वोटर ने कांग्रेस को वोट करी है? क्योंकि तभी तो 80% होगा ना, कि हर 5 में से क्या हो रहा है? हर 5 में से 4 लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस ने 80% सीट जीती है, 80% सीटें जीती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर 5 में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस को वोट किया है? लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हर 5 भारतीयों में से 4 भारतीयों ने कांग्रेस को वोट करा। क्यों? इसी को समझना है और इसी से हमें समझ में आ जाएगा FPTP सिस्टम क्या होता है। टेक अ लुक एट द एनक्लोज्ड टेबल, ठीक है। हमें टेबल दिया हुआ है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए एक बार टेबल की तरफ चलते हैं। सो टेक अ लुक एट द एनक्लोज टेबल। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? कांग्रेस पार्टी को मिली है 48% ऑफ द वोट। सीटें नहीं, कांग्रेस को कितनी मिली? सीटें तो मिली जितनी मिलनी थी। यहाँ पर 80% सीटें तो ले ली उसने, लेकिन वोट कितनी मिली? परसेंटेज ऑफ वोट कितनी मिली है? 48% ऑफ वोट्स मिली है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली 48% ऑफ दोज हु वोटेड इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द कांग्रेस पार्टी, बट द पार्टी स्टिल मैनेज टू विन मोर देन 80% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग उस दिन वोट करने आए थे, उसमें से केवल और केवल 48% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट किया है, बाकी 52% ने बाकी पार्टीज को वोट किया है। इसका मतलब ये हुआ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को 48% ऑफ वोट ही मिली है केवल। 48% अगर कांग्रेस को मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी 52% ऑफ वोट बाकी पार्टीज को मिली है। लेकिन 48% ऑफ वोट मिलने के बावजूद भी कांग्रेस को 80% सीटें आखिरकार कैसे मिल गई? ये दोनों चीज़ों में अंतर क्यों आ गया? परसेंटेज ऑफ वोट तो 48 है, लेकिन सीट कितनी ले रही है कांग्रेस? 80% सीट जीत रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिल रही है, उतनी परसेंटेज ऑफ सीट नहीं मिल रही है। 48% ऑफ वोट अगर मिली तो 48% ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए थी ना, लेकिन मिल कितनी रही है? 80% ऑफ द सीट्स मिल रही है। तो यार ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये दोनों में अंतर क्या है? समझ में नहीं आ रहा चीज़, है ना। समझते हैं चीज़ों को। तो ये तो हमने कांग्रेस का अंडरस्टैंड करा। थोड़ा सा बाकी पार्टीज़ के बारे में भी समझेंगे और बार बार यही क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। बीजेपी को कितनी मिली? 7.4% ऑफ वोट मिली है। पूरी वोट का जितने भी लोग वोट करने आए, उसमें से 7.4% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन सीट कितनी मिली? सीट मिली है लेस देन 1%, ठीक है। यहाँ पर देख लो, बीजेपी को कितनी मिल रही है? 7.4% ऑफ वोट मिल रही है, और सीट कितनी है? 2 है। कांग्रेस को कितनी परसेंटेज ऑफ वोट मिल रही है? 48% मिल रही है, और सीट कितनी है? 415। अभी फिलहाल ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, इसको इग्नोर करना।
अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस समझो, क्या समझो, डिफरेंस समझो। एक और पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, वोट कितनी है 4.1%, बीजेपी की कितनी है 7.4%। मतलब बीजेपी की ज़्यादा है ना वोट परसेंटेज, है ना। लेकिन सीट का अंतर देखो, सीट का अंतर देखो, सीट का अंतर कितना हो गया। सीट का अगर आप अंतर देखोगे तो फिर यहाँ पर जो टीडीपी है उसको सीट कितनी मिल रही है 30, और बीजेपी को कितनी मिल रही है 2, डिस्पाइट द फैक्ट कि वोट्स बीजेपी को ज़्यादा मिली है वोट परसेंटेज इन कंपैरिजन टू टीडीपी। ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही यार चीज़ें, ये अंतर क्यों आ रहा है ना। इसी चीज़ को अब हम समझते हैं, डिटेल में समझना, और हम ढंग से समझेंगे, एक एक चीज़ को बहुत आराम आराम से समझेंगे। जितने भी अभी ये जो क्वेश्चन आए हैं ना, ये क्यों आए हैं, क्योंकि हम एक अलग तरीका फॉलो कर रहे हैं। वो अलग तरीका क्या है, उसको हम, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें उसको हम पहले बाद में रीड करेंगे। पहले मैं समझा देती हूँ, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी रीडिंग करते रहेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए, क्या पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि उसको मिली है 48% ऑफ वोट। चलो ठीक है, मान लो 1984 में जब इलेक्शन हुए तो कितने लोगों ने वोट करा, सपोज मान करके चलो 100 लोगों ने वोट करा है, ठीक है। होंगे तो करोड़ों में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग मान करके चल रहे हैं कि जब 1984 में इलेक्शन हुआ तो 100 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। चलो, अब 100 लोगों ने वोट किया तो कांग्रेस को कितनी मिली थी, कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी, कांग्रेस को वोट कितनी मिली थी, 48% ऑफ द वोट मिली थी, ठीक है। 48% लोगों ने उसको वोट किया था, तो 48% लोगों ने, मतलब 100 लोग हैं, 100 लोगों का 48% कितना बैठ गया, 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है, 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। बाकी कितने लोग बच गए, 52 लोग बच गए। 52 लोगों ने बाकी सारी पार्टीज़, जिसमें बीजेपी भी आती है, जनता पार्टी और लोकदल पार्टी, जितनी पार्टीज़ है ना, ये सब उसी में आ गई, ठीक है। समझ में आ गया। 48 लोगों ने क्या किया, कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, और 52 लोगों ने क्या किया, बाकी सारी पार्टीज़ को वोट किया। तो होना तो ये चाहिए था कि यार अगर बाकी सारी पार्टीज़ को कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने वोट किया है तो वो पार्टीज़ जीतनी चाहिए थी, कांग्रेस कैसे जीत गई। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सिंपल मैथ्स तो ये कहता है कि जिस पार्टी को जो भी पार्टीज़ हैं उनको अगर ज़्यादा वोट मिला है, ज़्यादा लोगों ने उनको वोट किया है, और 52% ने कांग्रेस को वोट ही नहीं करा, 52% ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया, बाकी पार्टीज़ को वोट दिया, केवल 48% लोगों ने ही 48 लोगों ने ही कांग्रेस को वोट किया, तो होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस जीतती। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब हम उसके रीज़न को समझते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, आराम से समझना। सपोज कोटा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोटा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारत में लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, तो उसमें से कोटा भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चलो मान लिया, ठीक है। कोटा में कितने लोग हैं, कोटा में जब 1984 में इलेक्शन हुआ तो कोटा में थे 1000 लोग, 1000 लोगों ने उस दिन वोट किया था, ठीक है। आराम से समझते चलना, बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। तो कोटा में 1000 लोग थे, 1000 लोग गए वो पोलिंग बूथ पर वोट करने गए, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, ठीक है। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट था, मैं उसको केवल सी लिख रही हूँ, सी फॉर कांग्रेस। एक बीजेपी का कैंडिडेट था, ठीक है। एक सपोज उस टाइम पीरियड में तेलुगु देशम पार्टी का एक कैंडिडेट था, ठीक है, एंड अदर पार्टीज़ का एक कैंडिडेट था, क्लियर है। अब यहाँ पर कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को 1000 लोगों में से 400 लोगों ने वोट किया है, ठीक है। बीजेपी को 1000 लोगों में से 380 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। टीडीपी को, तेलुगु देशम पार्टी को 20 लोगों ने वोट दी है, ठीक है। एक सेकंड, टीडीपी को मान करके चलिए कि 300 लोगों ने वोट दी है, 300 नहीं 200 होगा, 200 लोगों ने सपोज वोट दी है टीडीपी को। बचे कितने, अदर्स को कितना वोट मिला, 20 मिला, हाँ 1000 हो गए, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, कांग्रेस को 400 लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, 380 लोगों ने दिया बीजेपी को, 200 लोगों ने दिया टीडीपी को, और बाकी जो अदर पार्टीज़ थी उसको वोट 20 लोगों ने दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, क्या बोलोगे आप बोलोगे कि कांग्रेस जीत गई, क्योंकि कांग्रेस को 400, कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट वहाँ पर था उसको 400 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी को कितने लोगों ने वोट किया, 380 ने, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी में केवल और केवल 20 वोट का अंतर हो गया है, केवल और केवल
20 वोट का अंतर हो गया है। लेकिन क्योंकि हम एक FPTP सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर सिंपल तरीका है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो क्या करेगा, जीत जाएगा। तो एज़ पर द FPTP रूल कौन जीत गया, कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीत गया। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट को हम लोग देख लेते हैं, एक बार दोबारा से लिखना पड़ेगा, 400, 380, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, अब यहाँ पर हम लोग परसेंटेज ऑफ वोट देख लेते हैं। देखो कांग्रेस को अगर 400 लोगों ने वोट किया तो कांग्रेस का वोट परसेंट कितना बन गया, कांग्रेस का वोट परसेंट बन गया है 40%। कांग्रेस का वोट परसेंट कितना बन गया है, 40%, ठीक है। बीजेपी का कितना बन गया है, बीजेपी का बन गया 38%। कितना बन गया, 38%। टीडीपी का कितना बन गया, 20%, ठीक है। और अदर्स का कितना बन गया है, 2% बन गया है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें ये समझना है कि केवल और केवल 40% लोगों ने ही कांग्रेस को वोट किया है, ठीक है, और केवल 38% लोगों ने ही बीजेपी को वोट किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि देखो भाई, भले ही आपको कम परसेंटेज ऑफ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा वोट मिली है ना, बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले अगर आपको सबसे ज़्यादा वोट मिली है तो आप ही जीतोगे। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है कि 40% लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया है एंड 60% लोगों ने बाकी सब पार्टीज़ को वोट दिया है, तो 60% वाले जीतने चाहिए थे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। 60% लोग चाहते नहीं है कि कांग्रेस वहाँ पर जीते, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत रही है क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं बाकी सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट के मुकाबले। तो हमारा ये सिस्टम है, समझ में आ गया। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा कि ऐसा क्यों है, दोनों में अंतर क्यों है, कि परसेंटेज ऑफ वोट तो बहुत कम मिल रही है लेकिन सीटें ज़्यादा मिल रही है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वोट मायने नहीं करता। हमारे यहाँ पर ये मायने करता है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे समझो, हमारी क्लास में क्या होता है, हमारी क्लास में एक बच्चा है जिसके 99 मार्क्स है और एक बच्चा है 98 मार्क्स वाला, लेकिन टॉपर कौन कहलाएगा, कौन जीतेगा, जो 99 मार्क्स वाला है। भले ही 98 और 99 में 1 मार्क्स का क्यों ना अंतर हो, लेकिन जीतेगा कौन, टॉपर कौन कहलाएगा, 99 वाला कहलाएगा ना। यहाँ पर भी सेम टू सेम है। हमें यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग कांग्रेस को चूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिल रहे हैं। हमें फ़र्क पड़ता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट को ज़्यादा सीटें मिल रही है बीजेपी के मुकाबले, टीडीपी के मुकाबले या अदर्स के मुकाबले। जिसको इतनी ज़्यादा सीटें मिलेगी, चाहे एक सीट एक वोट ही क्यों ना ज़्यादा मिली हो, वो जीत जाएगा। इसीलिए अंतर है दोनों की दोनों सीटों के मुकाबले और साथ ही साथ में जो परसेंटेज ऑफ वोट मिले हैं उसके मुकाबले में। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर होगी, इतना अंडरस्टैंड आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस आते हैं, अब हम यहाँ पर इसको रीड करते हैं तो हमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, बिकॉज वी कैन सिंपली से दैट दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो अ स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। हम एक स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन फॉलो करते हैं। उसमें क्या है, एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरी की पूरी भारत की जो कंट्री है, पूरा भारत को हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे भारत को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 543 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, ठीक। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको मान देते हैं कि वो जीत गया। आपको अगर सबसे ज़्यादा वोट मिल गई ना तो आप जीत गए, हमारा सिस्टम यही कह रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम हूसोएवर हैज़ मोर वोट देन ऑल अदर कैंडिडेट्स, बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले जिसके पास ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके पास 400 है कांग्रेस वाले के पास, इसके पास 380 है बीजेपी वाले के पास, है ना। तो कांग्रेस वालों के पास बाकी सभी के मुकाबले ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, जीत गया। एंड दिस विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो मेजॉरिटी ऑफ वोट का मतलब क्या है, समझ लो। कोटा में कितने लोग थे, कोटा में थे 1000 लोग। मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% +1। 1000 लोगों का 50% 500 लोग, ठीक है। +1 का मतलब कितना हो गया, 501, ठीक है, 501। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोट होती है, मेजॉरिटी ऑफ वोट में हमें 50% +1 लेकर के आनी होती है सीट। यानी कि अगर यहाँ पर
अगर हम मेजॉरिटी सिस्टम को फॉलो करते तो कांग्रेस को जीतने के लिए या किसी भी पार्टी को जीतने के लिए 501 सीटें चाहिए होती, बट कांग्रेस को कितनी मिल रही है? केवल 400 मिल रही है। कांग्रेस को कितनी मिल रही है? कांग्रेस को केवल और केवल यहाँ पर 400 मिल रही है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है कि यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सिस्टम फॉलो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हम मेजॉरिटी, आप चाहे मेजॉरिटी क्यों ना लेके आओ, मेजॉरिटी आप नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है, मेजॉरिटी आप नहीं लेकर आ रहे हो, आपको 501 सीटें 501 सीटें चाहिए थी। मेजॉरिटी का मतलब यही होता है, ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? 50% ऑफ द सीट प्लस 1 सीट, ठीक है, तो वो मेजॉरिटी आप नहीं लेकर के आए तब भी आप जीत गए। सो द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। आपने 500 जो 501 का जो एक लेवल था वो आप नहीं जीते, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है ना, देखो 100% होता है तो जीतने के लिए कितना चाहिए होना चाहिए, कितना आपको 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल टेंडेंसी मानी जाती है कि आप जीतते हो, कि कम से कम आप 50% से तो ज़्यादा लेकर के आ रहे हो, है ना। तो ये है बेसिस इसका। तो यहाँ पर वो जो कैंडिडेट है उसको डिस्पाइट दैट फैक्ट कि उसको मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाता है, फिर भी वो जीत जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि भले ही आपको मेजॉरिटी मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों के मुकाबले आपका वोट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरे के कैंडिडेट के मुकाबले आपके कैंडिडेट को ज़्यादा मिलना चाहिए, तो आप उस केस में जीत जाओगे। एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज द FPTP सिस्टम। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? FPTP सिस्टम कहते हैं। ओके, इन द इलेक्टोरल रेस द कैंडिडेट हु इज़ अहेड ऑफ अदर्स हु क्रॉसेज द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड द विनर। समझ लो, यहाँ पर जब भी इलेक्टोरल रेस हो रही है, जब भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो कैंडिडेट जो बाकी के मुकाबले आगे है, बाकी के मुकाबले आगे है, और जो विनिंग पोस्ट को पहले क्रॉस कर लेता है, विनिंग पोस्ट को पहले क्या कर लेता है? क्रॉस कर लेता है, उसको विनर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट को 400 सीटें मिल गई है, बाकी के मुकाबले तो आगे हो गया ना वो, तो वो जीत गया, सीधी सी बात ये है। एंड इस मेथड को, ये जो हमारा FPTP सिस्टम है, उसको हम लोग एक और तरीके से जानते हैं जिसका नाम है प्लूरैलिटी सिस्टम। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम। समझ में आ गया? इतने बात समझ में आ गई? आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी। कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने समझा दिया आपको क्या, FPTP सिस्टम। अब देखो, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ है जो हमें समझनी है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग FPTP सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर सपोज हमारे यहाँ पर FPTP सिस्टम ना होते हुए एक और सिस्टम होता, एक अलग सिस्टम होता, उस सिस्टम का नाम क्या है? PR सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर समझ लो, क्योंकि अंतर समझ जाओगे ना तो यहीं पर चीज़ें क्लियर हो जाएगी, PR सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। PR सिस्टम ये कहता है कि जितनी परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिली है, उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट आपको मिलेगी, उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये जो नंबर लिखे हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कांग्रेस को कितनी परसेंट वोट मिली? 48%। हमारे यहाँ पर टोटल सीट कितनी है? 543, 543। तो कांग्रेस को अगर, PR सिस्टम ये कहता है कि कांग्रेस को अगर 48% वोट मिली है ना, तो कांग्रेस को 48% ऑफ सीट भी मिलेगी। तो 48% ऑफ सीट का मतलब क्या हुआ? 543 सीट्स का 48% कितना बैठता है? 261। तो एज पर द PR सिस्टम, अगर हम भारत में PR सिस्टम फॉलो करते तो कांग्रेस को कितनी मिलती पता है? कांग्रेस को 261 सीट्स मिलती, केवल 415 सीट्स नहीं मिलती कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि PR सिस्टम ये कहता है कि देखो भाई, जितनी परसेंटेज ऑफ वोट तुम्हें मिली है ना, उतनी ही परसेंटेज ऑफ सीट भी मिलेगी। 48% वोट लेकर आए हो ना तुम लोग, तो तुम 48% सीट पर बैठो। 48% ऑफ 543 कितना बैठ जाता है? 260 के आसपास, यानी कि टोटल हो गया 261। सिमिलरली बीजेपी को देखो, बीजेपी को 7.4% ऑफ वोट मिली है ना, तो 543 का 7.4% कितना बैठेगा? 40। तो बीजेपी को अगर PR सिस्टम फॉलो होता तो बीजेपी को 40 सीट मिलती, ना कि 2 सीट्स। क्यों अंतर आ रहा है? ये इसलिए अंतर आ रहा है क्योंकि हम जब PR सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं ना, किसी भी कंट्री में जब PR सिस्टम फॉलो होता है, एक दूसरा सिस्टम फॉलो होता है, उसमें जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको मिला है, उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट भी आपको मिलेगी। दोनों प्रपोर्शन होंगे। प्रपोर्शन ऑफ वोट इज इक्वल टू द प्रपोर्शन ऑफ सीट। और TDP को कितनी मिलती? TDP को 4.1% ऑफ द वोट अगर मिला है तो TDP को 23 सीट मिलती PR सिस्टम में, ना कि 30 सीट्स, क्योंकि 543 का 4.1% होता है 23%। समझ पा रहे हो? आई होप फॉलो कर पा रहे होंगे।
बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम दूसरा सिस्टम फॉलो करते ना तो सबकी सीटें घट जाती और बीजेपी की सीटें जो है कंपैरेटिवली बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ वोट्स देखते, परसेंटेज ऑफ वोट्स के मुताबिक परसेंटेज ऑफ सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता, ना कि ये होता कि कांग्रेस जीत गई है हर एक उसमें, कांग्रेस के कैंडिडेट को कंपैरेटिवली दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा सीट मिल गई है इसलिए कांग्रेस जीत रही है, उसकी वजह से 415 सीटें मिली। लेकिन अगर पीआर सिस्टम फॉलो होता तो कांग्रेस को एज पर द 48% वोट के मुकाबले ही उसको प्रोपोर्शन में 543 की 48% सीटें मिलती, जो कि होती 261। ठीक है, तो ये तो केवल समझ लो कि डिफरेंस होते ही जैसे ही मेथड अलग हुआ तो कितना ज़्यादा अंतर आ गया सीटों में। इसीलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला गया था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो मेथड है वो क्या है, वो है FPTP सिस्टम, और उसके अकॉर्डिंगली अलग तरीके से पार्टी जीत रही है। अगर दूसरा सिस्टम होता तो उसमें अलग तरीके से सीट डिवाइड होती, डिफरेंस हो जाता बहुत ज़्यादा। क्लियर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो ये हम लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है। आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी। ठीक है, समझ में आई तो कमेंट करना कि समझ में आई है। ठीक है, और नहीं आई तो भी कमेंट कर देना, तो भी मैं अंडरस्टैंड कर लूँगी कि नहीं आई है समझ में। ठीक है, ओके, तो लास्ट वाला पैराग्राफ हमें समझना है। लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, जो मैंने बात बता दी है ना उसी को यहाँ पर समराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं कांग्रेस पार्टी वॉन greater share of seats than its share of vote because in many of the constituencies in which its candidate won they secured less than 50% of the votes। क्या कह रहा है कि कांग्रेस को greater share of seat क्यों मिली, क्योंकि उसका जो share of vote था बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, because in many of the constituencies in which its candidate won they secured less than 50% of the votes। ठीक है, डिस्पाइट दैट फैक्ट कि उनको मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी का मतलब हमने समझ लिया कि 50% सीट तो कम से कम आपको लेकर आनी पड़ेगी, 50% वोट प्लस 1 उसको कहा जाता है मेजोरिटी। तो हमने समझ लिया था कि मेजोरिटी ना मिलने के बावजूद भी कांग्रेस जीत जाती है ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसीलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को क्या हुआ, कांग्रेस को कंपैरेटिवली बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स के मुकाबले कांग्रेस के कैंडिडेट को ज़्यादा सीटें मिली। जैसे यहाँ पर कांग्रेस को 400 सीटें मिली कोटा में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ होगा। कांग्रेस को 400 सीटें मिली, बीजेपी को 380 सीटें मिली है, 20 का ही अंतर है ना, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत गई क्योंकि कांग्रेस की जो वोट है वो ज़्यादा है, कांग्रेस के कैंडिडेट की वोट बाकी के मुकाबले ज़्यादा है। इफ़ देर आर सेवरल कैंडिडेट द विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट मच लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है, 50% वोट्स क्यों नहीं मिल पाते कांग्रेस को यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में, मेजॉरिटी क्यों नहीं मिली, क्यों 50% सीटें मिली नहीं, क्यों नहीं मिली, 501 सीटें क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे, तो लोगों की अलग अलग पसंद है। जिसको बीजेपी पसंद आएगी बीजेपी को वोट करेगा, जिसको टीडीपी पसंद आएगी टीडीपी को वोट करेगा, जिसको आम आदमी पसंद आएगी आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। इसलिए वोट क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने की वजह से मुश्किल होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट लेकर के आना, यानी कि 50% वोट्स से ज़्यादा लेकर के आना। द वोट्स दैट डिड नॉट गो दैट गो ऑल the losing candidates they go waste, for those candidates or the parties get no seat for the votes। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस पार्टी को क्या नहीं मिला, जो पार्टी का कैंडिडेट लूज़ कर जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो सारी की सारी वोट वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टी को भी जिस कैंडिडेट को वोट किया और वो नहीं जीत पाया तो उसको तो सीट नहीं मिली ना, वो वोट क्या होगी, वेस्ट हो गई। केवल और केवल वही वोट एक तरीके से मायने में आई जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिली, केवल और केवल वही एक तरीके से यूज़फुल रही, क्योंकि वो कैंडिडेट जीत गया उसकी वजह से। जो नहीं जीत पाया तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो जो सारी की सारी वोट थी वो यूज़ में नहीं आ पाई। सपोज अ पार्टी गेट्स ओनली 25% ऑफ द वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बट एवरी वन एल्स गेट लेस देन वोट्स gets even less than votes. In that case, the party could win all the seats with only 25% of the votes or even less। तो सपोज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, सपोज एक पार्टी को केवल 25% ऑफ वोट ही मिल रही है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, एक पार्टी है उसको केवल 25% वोट मिल रही है, लेकिन बाकी पार्टीज़ को 25% से भी कम मिल रही है, तो 25% वोट पाने के बावजूद भी वो जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी सभी को 25% भी नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है इसीलिए। और हमारा सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है कि देखो भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मेजॉरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हमें केवल ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आनी है। भले ही आप में और सेकंड वाले कैंडिडेट में 1 वोट का मार्जिन क्यों ना हो, बट तब भी आप ही जीतोगे, हमारा सिस्टम ये कहता है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस इसीलिए है कि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आता है वो जीत जाता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर ये पीआर सिस्टम होता तो हमने देखा पीआर सिस्टम में सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक तरीके से चेंज हो जाता और रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता। ठीक है, तो अब हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे पीआर सिस्टम को, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। समझ में आया होगा लिखना, नहीं समझ में आया होगा कोई क्वेश्चन रहता है तो भी लिखना, ठीक है, कमेंट करना। और इस तरीके से ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।